नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो कि सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं जो कि फरवरी 2026 के अंदर होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक या रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिविज्म परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने इसके पार्ट 1 के अंदर दिया था होमवर्क के लिए, लेकिन यहाँ पे आज हम इसका डिटेल से सॉल्यूशन देखते हैं और लास्ट में वीडियो के फिर से आपको एक हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थी या सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। वहीं पे बात करें ऑप्शन इसका जो बी दिया गया है, शिक्षक प्रमुख प्रक्रियाओं के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्रचना या विस्तार करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। थोड़ा सा फिर आगे बात करें ऑप्शन बी के अंदर तो ऑप्शन सी में दिया गया शिक्षक विशिष्ट समापन या समग्र मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। और लास्ट का ऑप्शन यहाँ पे बात कर दिया गया है कि विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि सीटेट के अंदर पूछा भी जा चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे सी वाला देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। अब थोड़ा-सा यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे समझते हैं कि ये क्यों सही है और ऑप्शन इसके क्यों गलत हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर तो रचनात्मक था जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, तो परिवेश में जो होता है रचनात्मक परिवेश में विद्यार्थियों को सहयोगात्मक समूह में काम करने, चर्चा करने और अर्थ निर्माण करने के अवसर दिए जाते हैं। यह विकल्प ए का सार है जो रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुकूल है। वहीं पे बात करें तो शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान, उनके अनुभव और विचारों को समझकर उसी के आधार पर नई सीख की योजना बनाते हैं। यह बिल्कुल जो है कंस्ट्रक्टिविज्म जो कि रचनात्मक की केंद्रीय विशेषता है, जैसा कि विकल्प बी में कहा गया है। वहीं पे थोड़ा-सा बात करें तो विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन या समस्या आधारित जटिल और अर्थपूर्ण गतिविधियों में लगातार जोड़कर रखा जाता है, जो विकल्प डी में दिया गया है। वहीं पे यह भी रचनात्मक वातावरण की ही पहचान है। वहीं पे बात करें तो विकल्प जो हमारा सी में है, शिक्षक केवल विशिष्ट समापन अर्थात तो समेटिव पे काम करता है या मूल्यांकन रणनीतियां लागू करता है और प्रक्रियाओं के बजाय सिर्फ वो अंतिम प्रदर्शन पर ही फीडबैक देता है। यह परंपरागत जो है परीक्षा के केंद्रित दृष्टिकोण को रचनात्मक प्रक्रियाओं के केंद्रित की जो है अधिगम से मेल नहीं खाता है। इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी वाला ही क्या है सही होता है, क्योंकि नेगेटिव का क्वेश्चन जो होता है उसका नेगेटिव सही होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है जिसमें कहा गया है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को यहाँ पे ऑप्शन में जो डैश डैश करके दिया गया है निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश डैश फिर से दिया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया कि प्रदर्शन लक्ष्य भरना जाएगा यहाँ पे, फिर अधिगम लक्ष्य, या फिर कहा गया ऑप्शन बी में कि असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, फिर कहा गया अंक लेने के लिए लक्ष्य, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया अंक लेने के लिए लक्ष्य और असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, फिर यहाँ पे कहा गया लास्ट में कि अधिगम लक्ष्य या प्रदर्शन लक्ष्य। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा उस पर अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको डी वाला देखने को मिल जाएगा, अर्थात तो यहाँ पे आपको अधिगम लक्ष्य भरना पड़ेगा,
फिर यहाँ पे लास्ट में आपको प्रदर्शन लक्ष्य भरना पड़ेगा। आप थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल से समझते हैं। तो अधिगम लक्ष्य जो होता है, जिसको हम लर्निंग यहाँ पे गोल्स कहा जाता है, तो अधिगम लक्ष्य जो होते वे होते हैं जिनमें छात्र का ध्यान नई जानकारी समझने, कौशल विकसित करने और क्षमता बढ़ाने पर होता है, ना कि केवल परिणाम या अंक पर होता है। वहीं पे इन लक्ष्यों से विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा, जिज्ञासा और दीर्घकालीन विकास की भावना बढ़ती है। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें तो प्रदर्शन लक्ष्य की अगर बात करें, जिसको हम परफॉर्मेंस गोल कहते हैं, ये क्या होता है? तो प्रदर्शन लक्ष्य की अगर बात करें तो वे होते हैं जिनमें छात्र का ध्यान दूसरों के सामने अच्छा दिखने, अधिक अंक, रैंक या प्रशंसा पाने पर रहता है। अर्थात जो प्रदर्शन लक्ष्य होता है उसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, दूसरों के अर्थात दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए या अंक अच्छे प्राप्त करने, रैंक, इस पे ज्यादा उनका फोकस रहता है। ऐसे लक्ष्य प्रायः बाह्य अभिप्रेरणा से संचालित होते हैं और विद्यार्थियों पर दबाव, चिंता तथा विफलता के डर को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा और इसका डिटेल से अगर बात करें यहाँ पे, तो शिक्षक को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी जो अध्यापक होते हैं उनको किस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए कार्य करना चाहिए। तो शिक्षक जो होते हैं मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान देने की नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की होती है। यदि शिक्षक को विद्यार्थियों को केवल प्रदर्शन लक्ष्य देने पर जोर देता है या देगा, जैसे कि ज्यादा अंक लाओ, टॉप करो, तो छात्रों पर केंद्रित जो हो जाते हैं, अर्थात छात्र अंकों पर केंद्रित हो जाते हैं और वास्तविक समझ जो होती है या रचनात्मकता या स्वयं नियम कमजोर पड़ जाते हैं। इसके विपरीत जब शिक्षक विद्यार्थियों को अधिक लक्ष्य या अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे अध्याय की अवधारणा की पूरी तरह समझे, स्वयं समस्याएं हल करने के इस प्रकार से जब बताए जाते हैं, तो ये ज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे गलतियों को सीखने का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर हो जाता है 12 नंबर, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरणीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। क्या नहीं होता? ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, या फिर कहा गया यहाँ पे उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। अर्थात कहने का मतलब क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरणीकरण के रूप में परिणत नहीं है। तो कौन सा परिणत नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे यदि बात करें, इस क्वेश्चन में निगेटिव टाइप का एक क्वेश्चन है, था नहीं लगा के दिया गया है, तो निगेटिव का क्वेश्चन जो होता है वो निगेटिव ही सही होगा। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला जो दिया गया वो वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोहराने में होता है रिपीटिशन एंड मेमोराइजेशन पे क्या होता है, हमेशा जोर नहीं दिया जाता है, इसलिए हमारा नेगेटिव हो जाएगा। आप थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो अवधारणा अर्थात सार्थक अधिगम क्या है, इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो सार्थक अधिगम वह है जिसमें विद्यार्थी नया ज्ञान अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसे समझकर विश्लेषण कर सीखता है, केवल रटकर नहीं। अर्थात सार्थक या अवधारणा जो होता है उसमें क्या करता है, स्वयं सीखता है, रटता नहीं विद्यार्थी। इस प्रकार की जो होती है सार्थक अधिगम, जिसको हम कहते हैं। थोड़ा सा और बात करें तो इसमें छात्र सक्रिय रूप से उदाहरण, तर्क, विभिन्न समाधानों और पुराने ज्ञान से संबंध बनाता है, जिससे ज्ञान दीर्घ काल तक बना रहता है। अगर बात करें विकल्प यहाँ पे कौन कौन से उनका विश्लेषण किया जाए, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट विकल्प दिया गया था जहां पे दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये तो यह रटकर सीखने अर्थात तो यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन पे बात की गई है, जो की प्रक्रिया है जहां विद्यार्थी बिना अर्थ समझे बार बार दोहराता रहता है। और इस प्रकार का दोहराव अर्थात केवल रटना अल्पकालीन यादाश्त बढ़ाता है, पर अवधारणा की गहरी समझ और अनुप्रयोग की विकसित नहीं कर पाता है। इसलिए
इसलिए यह सार्थक और अधिगम का सरलीकरण जो होता है नहीं माना जाता है। इसलिए ऑप्शन ये नेगेटिव था, इसलिए सही हुआ। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा था, उसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन बी में कहा गया था उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, अर्थात किसी अवधारणा को उदाहरण और गैर उदाहरण से समझने से विद्यार्थियों को सही सीमा शर्तें और गलत धारणाएं स्पष्ट होती, जिससे अवधारणा अर्थपूर्ण बनती हैं। अतः यह सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है, इसलिए गलत विकल्प नहीं है। अर्थात ये क्या है, गलत विकल्प नहीं है, इसलिए सही अर्थात गलत रहता है। अब यहाँ पे सी में बात करें, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसमें कहा गया था। तो थोड़ा सा बात करें तो जब विद्यार्थियों को एक ही समस्या पर अलग अलग तरीकों से सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसकी सृजनात्मकता, विश्लेषण शक्ति और गहन समझ बढ़ती है। वहीं पे थोड़ा सा बात करें तो यह सार्थक अधिगम को सरल बनाता है, अतः सही यहाँ पे प्रक्रिया है। वहीं पे थोड़ा सा बात करें लास्ट का ऑप्शन जो था, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, अर्थात जो आपको पहले से मालूम है उसी से कुछ ऐसे उदाहरण दो जिससे नई चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यह सार्थक जो होता है अधिगम की मूल शर्त है। नया ज्ञान तभी अर्थपूर्ण बनता है जब वह पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। इस प्रकार से जब नया ज्ञान से अगर जोड़ देते हो तो यहाँ पे पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को, तो वो बहुत ही अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का जो 13 नंबर है, जिसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण अर्थात एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है। अर्थात ये मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो कहा गया कौन सा बाह्य जो अभिप्रेरणा होता है उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं। एक तो ये यहाँ पे हो गया। बी में बात करें, कहा गया है कि गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूं। या सी के अंदर कहा गया, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। या फिर बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना होगा, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन अर्थात आई एम सॉरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल भी आप कह सकते हैं, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे बात करें, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अब यहाँ पे देखो अंक की बात की जा रही है, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रकार से इनको रिवार्ड की बात हो, रिवार्ड होता है या अंक। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से बच्चे अंक लाने के लिए यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बात किया जाए तो अवधारणा क्या होती है, था बाह्य बनाम आंतरिक अभिप्रेरण क्या है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो बाह्य अभिप्रेरण वह होती है जिसमें व्यवहार का मुख्य कारण बाहरी पुरस्कार या दंड होता है, जैसे अंक, पुरस्कार, प्रशंसा, सजा से बचना आदि हो जाता है। आंतरिक अभिप्रेरण में व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उसे उस काम में स्वयं आनंद, रुचि या सीखने की संतुष्टि मिलती है। बाहरी पुरस्कार मुख्य कारण नहीं होते हैं। अर्थात विकल्प यहाँ पे ए, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ, अर्थात विकल्प का यहाँ पे विश्लेषण करते हैं तो मैं बहुत अधिक सीखती हूँ, तो यह विद्यार्थी गृह कार्य इसलिए कर रही है क्योंकि उसे वह बहुत अधिक सीखती है, सीखने और समझने की प्रेरक है, जो आंतरिक अभिप्रेरणों को दर्शाता है। अर्थात जब लोग अपने आप कार्य करते हैं तो ये इंटरनल मोटिवेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसे बाहरी उत्प्रेरक अर्थात बाहरी प्रेरण नहीं कहा जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं और इसके ऑप्शन है, जैसे कि विकल्प बी में क्या कहा गया था कि अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूं, यह भी मुख्य कारण है कि गृह कार्य से अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। यह भी सीखने में रुचि और समझ की संतुष्टि से जुड़ी आंतरिक अभिप्रेरणा है। अब थोड़ा सा बात करें, विकल्प सी में कहा गया था कि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, तो यहाँ पर रिवार्ड की बात हो रही थी, इसलिए कथन में गृह कार्य करने का कारण अंक प्राप्त करना है,
जो स्पष्ट रूप से बाहरी पुरस्कार है, इसीलिए यह वाक्य बाह्य अभिप्रेरण का शुद्ध उदाहरण है। लास्ट के बात करें ऑप्शन पे, तो लास्ट में कहा गया है विकल्प डी में, ग्रह कार्य करना पसंद है क्योंकि यह आनंददायक है। तो यह कारण है कि ग्रह कार्य आनंददायक है, लगता है, यानी कार्य से मिलने वाला आनंद और रुचि ही प्रेरक है, जो आंतरिक अभिप्रेरण को दर्शाता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अर्थात एक प्राथमिक कक्षा है, उसके अंदर जो होती है शिक्षक को क्या करना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन में कहा गया केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, या बी में कहा गया है केवल उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, या फिर कहा गया सी के अंदर उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। ये तो वैसे भी गलत लग रहा है। फिर कहा गया केवल उदाहरण देने चाहिए, अर्थात क्या करना चाहिए, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो बी वाला मिलेगा। अर्थात तो उदाहरण भी आप देने चाहिए और कुछ गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, अगर आप एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में आप विद्यार्थी या बच्चों को पढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो विस्तृत व्याख्या में समझे यहाँ पे। तो प्राथमिक कक्षा कक्ष में बच्चे किसी भी नई अवधारणा को बेहतर तभी समझते हैं जब उन्हें क्या और क्या नहीं दोनों प्रकार की स्थितियां दिखाई जाती हैं। इसे ही उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल और गैर उदाहरण अर्थात तो नॉन एग्जाम्पल कहा जाता है। अर्थात विद्यार्थियों को जब ये कहा जाता है ये करो ये या ना करो, इससे ये फायदे होंगे, इससे ये नुकसान होंगे, तो इस प्रकार के उदाहरण गैर उदाहरण से जो होता है प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी ज्यादा सीखते हैं। वहीं पे केवल उदाहरण अगर देने से बच्चे कई बार गलत अनुमान लगाते हैं, जबकि गैर उदाहरण अगर आप देंगे तो जोड़ने से अवधारणा की सीमा, शर्तें और अंतर स्पष्ट हो जाता है, जिससे गलत अवधारणा अर्थात गलत धारणाएं कम होती हैं और सार्थक अधिगम होता है। वहीं पे इसी कारण प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अगर प्राथमिक कक्षा में पढ़ाते हैं तो आपको उदाहरण भी देने चाहिए, गैर उदाहरण दोनों चीजें यहाँ पे देनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे 15 नंबर पे, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण है। ए फर्स्ट में कहा गया लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, सेकंड में कहा गया संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, या फिर कहा गया उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, या फिर कहा गया हम उम्र साथी को समझना या स्वयं से प्रश्न करना। अब यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, कहा गया इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, इसी से संबंधित यहाँ पे विकल्प बनाए गए। तो फर्स्ट विकल्प में कहा गया फर्स्ट से और फोर्थ फिफ्थ सही होगा, सेकंड में कहा गया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ सही होगा, या यहाँ पे सी में कहा गया सभी सही होंगे, या डी में कहा गया यहाँ पे केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही होंगे। अब इनमें से आपको हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसी के आधार पे आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले ऑप्शन में से कौन सा सही होगा फिर एनालिसिस करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको सी वाला देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सभी सही होंगे। अब क्यों सभी सही होंगे इस पे हम थोड़ी सी यहाँ पे एनालिसिस करने की बात करते हैं। तो पहले बात करें तो पहले बिंदु में कहा गया था कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, अर्थात तो यह विद्यार्थियों को अपने अध्ययन को योजनाबद्ध और संगठित करने में मदद करता है, जिससे वे समय पर कार्य पूरा कर पाते हैं और सीखने के लक्ष्य स्पष्ट करते हैं। यह स्वनिर्भरता तो सेल्फ रेगुलेशन की महत्वपूर्ण जो होता है रणनीति होती है। वहीं पे बात करें सेकंड वाले में तो संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये ज्ञान का दृश्य रूप से विजुअल अर्थात यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है बनाते हैं, जिससे विद्यार्थी विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध समझ पाते हैं और दीर्घकालिक व अर्धपूर्ण अधिगम होता है। वहीं पे थोड़ा सा बात करें थर्ड वाले में तो उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना क्या है और गैर उदाहरण क्या
नहीं है, स्पष्ट करते हैं, जिससे अवधारणाओं की सीमा और शर्तें स्पष्ट होती हैं। यह गहरी समझ विकसित करने की प्रभावी रणनीति होती है। वहीं पे बात करें 4th नंबर में, तो हम उम्र साथी को समझना। इसका मतलब होता है पीयर टीचिंग क्या होती है। तो देखो, जब विद्यार्थी किसी सहपाठी को कोई विषय समझाते हैं तो उन्हें खुद भी उस विषय को संगठित कर, भाषा में ढाल कर और तर्क सहित प्रस्तुत करना पड़ता है। कहने का मतलब है, इससे उनकी अपनी समझ अधिक मजबूत होती है। अर्थात जब हम किसी चीज को पढ़ाना चाहते हैं दूसरे को, तो पहले हमें बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ना पड़ता है, तभी पढ़ा सकते हैं। इससे वो टॉपिक हमारा खुद बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। वहीं पे बात करें 5 नंबर में, तो स्वयं से प्रश्न करता अर्थात करना था। तो सेल्फ क्वेश्चनिंग क्या होता है, तो स्वयं से क्यों, कैसे, अगर ऐसा हो तो, जैसे प्रश्न पूछना उच्च स्तरीय चिंतन है, आत्म परीक्षण और मेटाकॉग्निशन को बढ़ाता है, जो प्रभावी अधिगम की विशेषता है। अब यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 16 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि संरचनात्मक अर्थात रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। अर्थात संरचनात्मक जो होता है, अर्थात संरचनात्मक या रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर कहा गया है कि कोरी पट्टिका या खाली स्लेट, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। या फिर बी में कहा गया है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। या फिर सी के अंदर कहा गया, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। या फिर कहा गया लास्ट में, लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों से जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेदन में वयस्क की तुलना में कम होता है। अब इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको बहुत ही अच्छे से ऑप्शन के एनालिसिस कर सकते हैं, तभी यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला, अर्थात एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में जो होता है, बच्चे को संरचनावादी ढांचे में देखा जाता है। अब क्या होता है संरचनावादी ढांचा, क्यों देखा जाता है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले विस्तृत व्याख्या में, तो रचनावादी होता क्या है, अर्थात कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है, इसका दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होता है। वह स्वयं अनुभव करता है, प्रश्न पूछता है, प्रयोग करता है और अपने वातावरण को समझने के लिए अर्थ निर्माण करता है। इसी प्रकार से इसलिए इस ढांचे में बच्चे को समस्या समाधान करता माना जाता है, जो विभिन्न स्थितियों में समाधान खोजने की कोशिश करता है। और साथ ही वैज्ञानिक अन्वेषक भी, जो जांच पड़ताल, अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से नया ज्ञान निर्मित करता है। विकल्प बात करें, इसलिए हमारा ए, बी और डी यहाँ पे पुराने व्यवहारवादी या परिपक्वतावादी दृष्टिकोण को प्रतीक हैं, जिनमें बच्चे को तो खाली स्लेट या निष्क्रिय वस्तु या छोटे वयस्क माना जाता है। रचनावाद इन अवधारणाओं को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपके ए, बी और डी गलत हो जाते हैं। केवल यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण अर्थात मीनिंग मेकिंग को बढ़ावा देता है। कौन सा बढ़ावा देता है, ऑप्शन ए में कहा गया सूचनाओं का संचरण, बी में कहा गया दंडात्मक साधनों का प्रयोग, सी में कहा गया यहाँ पे एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, या डी में कहा गया अन्वेषक एवं परिचर्चा के रूप में। अर्थात तो कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देता है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात करें इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे बात किया जाए, तो यहाँ पे विस्तृत व्याख्या में देखते हैं, तो अर्थ निर्माण का अर्थ है कि बच्चों की भी विषय को केवल याद करके, बल्कि अपने अनुभव, पूर्व ज्ञान और तर्क से जोड़कर उसका अर्थ स्वयं बनाता है। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें, तो अन्वेषक एवं परिचर्चा में बच्चे चीजों को स्वयं खोजते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, साथी और शिक्षकों से चर्चा करते हैं। इससे वे सक्रिय रूप से सोचते हैं,
कारण परिणाम समझते हैं और गहरी अवधारणात्मक समझ विकसित करते हैं। जो वास्तविक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, वहीं पे थोड़ा सा बात करें तो इसके विपरीत केवल सूचना का संचरण, दंडात्मक साधन या मानकीकृत परीक्षण बच्चों को निष्क्रिय बनाते हैं। वे रटकर सीखते हैं, पर अर्थ निर्माण और आलोचनात्मक सोच उतनी विकसित नहीं होती है, इसलिए वे रणनीतियां उपयुक्त नहीं बना पाते हैं या नहीं माने जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 18, संरचनावाद अर्थात रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया कोरी, ये क्वेश्चन आई सॉरी यहाँ पे 2 बार टाइप हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अर्थात सहकारी अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए में कहा गया है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, या कहा गया है कि सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, या फिर कहा गया है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, या मूक दर्शक होना तथा बच्चों को चाहते उन्हें करने देना, अर्थात जो बच्चे चाहे उन्हें करने देना, इस प्रकार का ऑप्शन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें, इसका बी वाला जो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अर्थात सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, इस प्रकार का कार्य होता है अध्यापक का जब एक सहयोगात्मक को अधिगम हो रहा होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल से, तो यहाँ पे सहयोगात्मक अर्थात सहकारी या सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में मिलकर साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं, परंतु शिक्षक की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती है। वह सहायक जो होते हैं अर्थात वह सहायक और मार्गदर्शक होता है, अर्थात जब छोटे छोटे ग्रुप में बच्चे कार्य करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि अध्यापक का कोई कार्य नहीं रहा, वहां पे अध्यापक का भी कार्य होता है, वह सहायक और मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। अर्थात शिक्षक को समूह की जो गतिविधियां योजना बनाकर देनी होती हैं, आवश्यक सामग्री उपलब्ध करानी होती है और समूहों के बीच घूम घूम कर यह देखना होता है कि सभी सदस्य भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और जहां आवश्यकता होती है वहां पे सहायता दिशा निर्देश देना होता है। इसे ही सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना कहा गया है। वहीं पे थोड़ा सा बात करें, यह शिक्षक कक्षा को छोड़ दे, केवल मेधावी समूह का साथ दें या मात्र मूक दर्शक बनकर बैठे रहें, तो ना तो सभी विद्यार्थियों को भागीदारी सुनिश्चित होगी और ना ही सहयोगात्मक अधिगम के उद्देश्यों या परस्पर सहयोग, उत्तरदायित्व या सामाजिक कौशल की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए विकल्प ये सभी गलत हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर सहयोगात्मक कक्षा है तो वहां पे अध्यापक को हमेशा टहलते रहना चाहिए, अगर किसी को कोई जरूरत है तो वहां पे उनकी सहायता करनी पड़ती है। अब यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर 20 पे, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश 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 क्या होगा। तो ऑप्शन ए में कहा गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न, या फिर यहाँ पे कहा गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करना, या फिर यहाँ पे कहा गया सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न की होती हैं, या फिर डी में कहा गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में आपको भरना था। तो यहाँ पे अगर बात की इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा जो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डी वाला जो ऑप्शन वो सही यहाँ पे बैठ जाएगा, था बच्चों की गलतियां भ्रांत धारणाएं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होती हैं। अब थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए क्या मतलब इसका है, तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखने के दौरान बच्चे जो गलतियां करते हैं या जो गलत धारणाएं बनाते हैं, वे वास्तव में उनकी सोच की प्रक्रिया के संकेत होती हैं। इन्हें देखकर शिक्षक समझ पाता है कि बच्चा कहां और कैसे क्यों भ्रमित हो रहा है। इसलिए बच्चों की गलतियां व भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का जो होता है एक आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। इन्हें आधार बनाकर शिक्षक उचित प्रश्न, उदाहरण, गतिविधि और स्पष्टीकरण के माध्यम से उनकी समझ को पुनर्गठित करता है।
तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने समझा। अब यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा आगे, तो यदि इन्हीं रुकावट मानकर अनदेखा कर दिया जाए, अर्थात अगर इन्हें रुकावट मानकर अनदेखा कर दिया जाए तो या केवल दंड के रूप में देखा जाए तो बच्चे अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं करेंगे और गहरी समझ विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए ऑप्शन बी, सी और यहाँ पे ए आपके इनकरेक्ट रहते हैं, केवल यहाँ पे डी वाला करेक्ट रहता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे लास्ट आज का क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क होने वाला है, जिसमें कहा गया पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से अर्थ निकालने व्यवस्थित तरीके को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा और सही आंसर जानने के लिए, डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम इस क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन और हर एक चीज पे बात करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।